आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ऑलराइट, सो कितने सवाल किए हम लोगों ने? बाय द वे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन टिल द लास्ट क्लास, जरा मुझे अपडेट दें। 23 सवाल। ऑलराइट, एक सेकंड because I just need the files to be opened. ओके, चलो 24वां सवाल खोलता हूँ, आप लोग करिए ट्राई, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा। 24 इस सवाल जरा ट्राई करिए आप लोग, पोल ले लो, इसका आंसर बताओ क्या है। टेक द पोल, आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलें शुरू करें। हाँ जी, कहाँ गया? कनेक्ट हो जाओ भैया, कितनी मेहनत करवाओगे। जस्ट मिनट यार, रुको, थोड़ा तकनीकी समस्या कुछ दिख रही है मुझे, तकनीकी समस्या। 4 लेक्चर में मेंसुरेशन खत्म। यार लड़के ने बहुत सही, वही सोच रहा था आज बैठ के कि कितने क्लास लगेंगे मेंसुरेशन में, तुमने बता दिया 4, थैंक यू। हाँ, मुझे भी लग रहा है 4 ही लगेंगे, बट मैं सोच रहा था शायद 5 लग जाएंगे, बट अब मेरे पास 2 लोगों का सैंपल साइज हो गया। अच्छा, आप सभी को कितना लगता है कितनी क्लासेस होंगी? कितना लग रहा है बताओ? 5, 7, लगभग 34। अरे नहीं, 15-17 कहाँ बचा है अब। ऐसा भी मत अनुमान लगाओ जो सरासर वाहियात और गलत हो। क्या लग रहा है? सिस्टम रिस्टार्ट मारना पड़ेगा दोस्त, कुछ समस्याएं सिर्फ रिस्टार्ट से हल होती हैं। आप जितने में करा दो हम कर लेंगे, वो तो अलग बात है बेटा कि तुम बहुत अच्छे हो, बट हम पूछ रहे हैं ना तुमसे कि तुमको क्या अनुमान लग रहा है, तो तुम बताओगे नहीं हमको। क्या हुआ ये? चलो रिस्टार्ट करते हैं यार, ठीक है? सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, भाग के कहीं जाना मत, क्योंकि कुछ समस्या आ रही है, मेरा पेन चल ही नहीं रहा है इसमें, है ना? टूल में कुछ रिस्टार्ट करने से ही मुझे लगता है ये सही हो पाएगा, इसलिए मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट करने दीजिए। आप भागिएगा मत, 2 से 3 मिनट लगेगा, तो प्लीज गिव मी 2 to 3 मिनट्स प्लीज। मैं रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी।
हाँ जी, आ गया वापस तो आ गया बेटा, लेकिन ये समस्या मेरी सॉल्व नहीं हुई है, बट स्टिल चलो ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कुछ वायर का इशू है क्या पता। एक स्पेयर पीस है मेरे पास, बट कहाँ रखा है, ढूंढने में टाइम जाएगा। तो आई थॉट रीस्टार्ट से काम बनेगा, बना नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आई विल जस्ट ट्राई टू राइट थ्रू माउस, ठीक है, क्लास तो कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ जी, थोड़ा खराब राइटिंग बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मैं उंगली से माउस का इस्तेमाल करके लिखूंगा, वो बहुत टफ काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट 3/2 टाइम्स दिस ट्राइंगल, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ऑलराइट। तो देखो, अगर बेस और हाइट मुझे एक ट्राइंगल का दे दिया जाए, तो उस ट्राइंगल का आप एरिया लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस। कैसे लिखोगे? आप कहोगे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है? हाँ जी, ये वैल्यू आपकी 9 है, 9, और ये वैल्यू क्या है मेरी? 16 यानी 16। तो जब इसका एरिया आप लिखोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो एरिया इसका बनेगा 72 यानी 72, बनेगा या नहीं? यस। हाँ जी। अब ये एरिया आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इसका रूट 3/2। तो अगर मैं इसका रूट 3/2 करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? √3 ऐसे करूंगा, बाई 2 करूंगा। इसका √3/2 करने से मुझे क्या मिलेगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, जो कि है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप बताओ। 12 मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? यस, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, 144, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। खैर, हमें इतना करना नहीं था, हमें जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल पता है उससे 12 हम सीधे निकाल सकते थे। इसका √3/2 गुना जब करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी 36√3 आएगी। अब आप कहोगे कि हम जो स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं उसका एरिया √3 होता है, लेकिन उसका साइड क्या होता है? 2। साइड 2 पे एरिया हमारा √3 होता है, क्या ये बात सभी को पता है? साइड 2 पे एरिया √3 होता है, यस। अब अगर एरिया 36 गुना हो गया है, यानी साइड 6 गुना हो गई है, तभी एरिया 36 गुना होगा। और साइड अगर 6 गुना हो गई है तो 2 इंटू 6 क्या होता है आपका? 12 यानी 12। तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई? डी। तो डी उत्तर करेक्ट हो गया। यस, समझ में आया सभी को कि आंसर डी इज करेक्ट हियर? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे लिख रहे हैं सौरभ, कहां थे यार? तुम को सो के लेट उठे हो, पूरा मामला तुमको पता नहीं है। भले नींद खोलो, मुंह धुल के आओ जाके अपना, ठीक है, ताकि बातें समझ में आए पूरी। बीच में आके कभी बोलना नहीं चाहिए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, डीई हमारा पैरेलल है बीसी से, तो ये हमारा डीई हो गया, और ये बीसी के पैरेलल है। और जो लेंथ है डीई का वो 65% है बीसी का, तो जो बीसी की लेंथ है, डीई की लेंथ 65% है। आपको बताना है एडीई का एरिया क्या होगा अगर एबीसी का एरिया 68 है। क्या आपको ये पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? जो एडीई है, ये जो आपका एडीई ट्राइंगल है, दिस एडीई, और ये एसी भी सिमिलर है क्योंकि आपका हाइपोटेनस पैरेलल हो गया। 65% रेशियो के टर्म में कितना है? 65/100। 65/100 की अगर मैं बात करूंगा तो हम कहेंगे ये 13/20 है। पर ये ध्यान रखिएगा कि 13/20 जो यहां दिया हुआ है ये अनुपात भुजा का है, यानी आप कह रहे हो कि जो डी एडीई है उसकी भुजा एबीसी का 13/20 गुना है। यस, एरिया की जब तुम बात करने लगोगे ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एबीसी का एरिया है, अगर आपने बोला कि वो 68 है, 68 है, तो आपका आंसर ये है कि नहीं है? तो नीचे बनेगा 400, ऊपर मैं लिख रहा हूं ऐसे 13 इंटू 13, सीधे उसको 169 अभी मत लिखो, अभी 13 इंटू 13 लिखते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। और नीचे आपकी वैल्यू आ गई 400, और अगर ये 400 आ गई तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 68। ठीक, 4 से काटेंगे क्या आएगा? 4 एकन्नम 4, 17 चौके 68 होता है, तो ये तो 17 हो गया। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है यहां से। 17 इंटू 13 221 होता है, ये पता है आपको? अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो इतने दिनों से तो मैंने बोला है कि ये प्रोडक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। 17 इंटू 13 को आप लिखेंगे 221, बटे क्या लिखेंगे? बटे आप लिखेंगे 100। फिर क्या करेंगे? अब 100 से तो दशमलव लगाना है, पर यहां दशमलव जानना जरूरी है कहां लगेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज है। 13 एकन्नम 13, हासिल नहीं 1, 13 दूना 26 और 1 27, 13 दूना 26 और 2 28, और जो नीचे 100 है उसकी वजह से यहां दशमलव लगा दो, 28.73। मेरी ये वाली राइटिंग किस लोगों की एक्चुअल राइटिंग ऐसी ही है? ये मेरी सबसे वाहियात राइटिंग है, तो मेरे पास सोचो माउस से लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, मैच कर रही है आपसे? ओके, काफी
बुरा हुआ है तुम्हारे साथ बचपन में ना, फिर नंबर देती नहीं अच्छी राइटिंग ना हो तो। अच्छा, राइटिंग का भी क्या समझते हो आप? राइटिंग इज कुछ ट्रेड्स हैं इंसानों के, या राइटिंग ऐसा हो सकता है कि किसी की राइटिंग बेस्ट हो बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग? क्या लगता है आपको कि राइटिंग ट्रेनिंग की वजह से शुरू में आती है, या कुछ अंदर से होता है? किसी की खराब राइटिंग होगी, किसी की अच्छी होगी। हाँ जी, अंदर से ही कुछ तो अंदर से लेना देना है इसका। सीरियसली बताएं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि देखो अच्छी और खराब राइटिंग तो हम डिसाइड करते हैं या कहते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, वरना है तो पेन घुमाने से ही लिखना होता है ना, पेन घुमा के लिखते हैं ना हम लोग। तो ईश्वर ईश्वर के लिए ये भी कला है, वो भी कला है, प्रैक्टिस से सही हो जाती है। अब पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट मुझे लगता है शायद कुछ इंटरनल भी होता होगा, कि कुछ लोगों की राइटिंग मैंने देखा बचपन में सुधारते सुधारते भी सुधरी नहीं। जैसे हमारे घर में हमारी दीदी की राइटिंग, हमारे घर में सब लोग की राइटिंग बहुत अच्छी थी, स्टैंडर्ड काफी हाई था हमारे घर में, राइटिंग का काफी हाई स्टैंडर्ड था। तो मेरा छोटा भाई है वो जो लिखता था, वैसे मेरी राइटिंग भी काफी अच्छी थी, बट मेरी छोटा भाई जो लिखता था ना, वो यार ऐसे लगता था कि जैसे टाइप राइटिंग करी है उसने, इतना अच्छे से लिखता था वो। और दीदी हमारी बिल्कुल चिरैया का टांग थी। उनका माता जी ने बहुत कोशिश करी राइटिंग सुधारने की, ना सुधरी। तब हमें लगा ये प्रैक्टिस वैक्टिस ही सब कुछ नहीं है, कुछ तो है इसमें, राइटिंग में अलग खेल। खैर इसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कभी रिसर्च वगैरह कभी हुई हो या क्या है, भगवान जाने। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज, जब आप कभी दिल्ली में आओ, राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर जाओ कभी घूमने, तो वहाँ राइटिंग के लिए क्लास चलती है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में क्या होता है, लिखना होता है सब्जेक्टिव। तो वहाँ राइटिंग की क्लासेस चलती हैं कि अपनी राइटिंग सुधारें। और मैं कहा इस उम्र में कौन राइटिंग सुधारेगा यार अपनी। 26वां प्रश्न देखते हैं, 26। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसकी लंबाई लेंथ ऑफ द साइड क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू बाई 2 सेंटीमीटर। Length of side PR exceeds the length of side PQ by 10 centimeter. The perimeter is 40 centimeter. The length of the smallest side of the triangle PQR is, okay. यूपीएससी में भी कंप्यूटर पे टाइपिंग करके आंसर लिखना होता है? गब्बर जी क्या बातें कर रहे हो फर्जी, हैं? झूठ मूठ मत फैलाओ, नहीं पता तो बोलो नहीं पता है। और वो भी इतना कॉन्फिडेंट ओपिनियन डाल दिया तुमने। कौन सी टाइपिंग? मेंस के एग्जाम की बात कर रहे हो तुम? मेंस एग्जाम में रिटन लिखना पड़ता है, ऐसा मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। PQR पता लगा तुम्हारा यूपीएससी में प्री निकल जाए, तुम बैठ के पेन ही लेके नहीं जाओगे, तुम तो कहोगे वहां तो कंप्यूटर कहाँ है, अंदर पहुंचे हॉल में, कंप्यूटर कहाँ है, कैसे लिखूं मैं मेंस। लेंथ ऑफ साइड क्यूआर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड पीक्यू बाई 2। एक मिनट, ट्वाइस लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ PQ बाई 2, 2x minus 2, x 2x minus 2, लेंथ ऑफ PR exceeds द लेंथ ऑफ साइड PQ बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपकी x प्लस 10 हो गई, राइट। आपकी राइटिंग को क्या हो गया पूछ रहा है, शायद तबीयत खराब हो जाती है ना, मेरा हाथ आज खराब हो गया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपका मूड हर दिन सेम नहीं रहता, मेरे भी हाथ का मूड आज नहीं है ठीक, तो क्या करूं मैं। पेरीमीटर 40 से तीनों को जोड़ो, 4x माइनस 8, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या है, 32/4, 8 के बराबर है, ठीक है, आ गई। लेकिन ये नहीं पूछा है x की, x ही पूछा है। आपको देखना पड़ेगा कि 8 ही लोवेस्ट साइड है या नहीं, तो आपको यहाँ चेक भी करना पड़ेगा। यहाँ किस्मत से 8 ही लोवेस्ट साइड है, बट यहाँ रख के आपको देखना चाहिए कि 8 दूनी 16 माइनस 2 14 है, तो ये नेचुरली लोवेस्ट नहीं है, तो यही लोवेस्ट बना, क्योंकि x प्लस 10 तो 18 है, राइट, तो वो तो लोवेस्ट हो नहीं सकता, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो x प्लस समथिंग है। लेकिन 2x माइनस 2 आपको चेक करना पड़ेगा एंड वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ यार ये लोवेस्ट है भी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, एक साइड 11 सेंटीमीटर है और बाकी दो भुजाओं का जो अंतर है वो 5 है। एरिया निकालना है, पेरीमीटर 32 है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई पेरीमीटर 32 है, तो आप ये बोल रहे हो कि तीनों भुजाओं का जो सम होगा, अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी, तो एक नोन भुजा है आपके पास, नोन भुजा का सम कितना होगा, 32 माइनस 11 होगा, यानी 21 के बराबर होगा। यस, क्योंकि 32 पेरीमीटर है, 11 घटा दो।
और इन्हीं दोनों का अंतर मुझे 5 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 5 यानी 5। टोटल करो जरा, a की वैल्यू कितना आ गया 13, और 13 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ गया 8। अब ये जो 8, 13 और एक भुजा आपको मिल गई 11, ये तो पता है आपको कि कोई राइट एंगल नहीं बनाते हैं, इक्विलेटरल तो यहाँ है नहीं, ना ही ये आपके कोई क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकाल के हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सेमी पेरीमीटर निकालो, इसका क्या होगा 32/2 16, क्योंकि पेरीमीटर अब इसको जोड़ना मत, कई लोग क्या करते हैं बहुत मेहनती होते हैं, वो इसको जोड़ने लगते हैं, अरे यहाँ पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर सीधे आधा करने से निकल जाएगा, है ना। उन्होंने कहीं देख रहा होता कि मेहनत ही सफलता की कुंजी, तो हर जगह मेहनत ही करते रहते हैं। नहीं भैया, जोड़ना मत फिर से। अब क्या करना है, अब लिखना है s 16 हो गया, s माइनस a की वैल्यू क्या हो गई 3, s माइनस b की वैल्यू 16 माइनस 8 गया 8, 16 माइनस 11 और 5। नहीं होते हैं ऐसे लोग, आपको पता नहीं है। हम आए थे पहली बार आईआईटी की कोचिंग में जब, तो मेरा दोस्त था, बहुत सीधा था वो। तो हमने क्या हुआ कि पहले ही दिन एक सवाल ऐसे कर रहे थे, तो हमने कहा देखो इसका शॉर्टकट है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने बताया कि देखो ये सवाल ऐसे हो जाएगा। तो कहते तो कह रहा है कि ये तो चोरी है। मैं कहा क्या? कह रहा है और क्या, मतलब 12वीं में सवाल करने के लिए हमें इसको पूरा एक पन्ना लिखना पड़ेगा, ये तो चोरी है। मैं कहा ऐसा है बेटा, तुम यहाँ से ना या तो अपना एटीट्यूड सुधार लो, या यहाँ से तैयारी वारी छोड़ दो। पिताजी ने खेत बेच के जो पैसा दिया ना तुम्हें तैयारी के लिए, डुबोने मत आओ, है ना। 16 से आएगा 4 बाहर, 8 से 8/2 4, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि वहीं हुआ, उसके बाद सुनो क्या हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका और उसकी वाइफ में झगड़ा हो गया, राइट। क्योंकि मैं जब टीचर बना ना थोड़ा सा, तो कुछ दोस्त थे वो मेरी वीडियो देखते थे कि ये क्या कर रहा है। तो वहां पर जैसे मैंने एबी रूल पढ़ाया वगैरह वगैरह, तो वो शुरू में उसने देखा वीडियो। तो उसकी वाइफ और वो आपस में कुछ मैथ वैथ को डिस्कस कर रहे थे, तो कोई एक सवाल था, तो इसने कुछ एबी रूल से लगा दिया और दोनों लड़ गए आपस में। उसकी वाइफ ने बोला कोई मेथड है क्या, ये तो चीटिंग है। फिर वो मुझे कॉल किया कि तुम इसको समझाओ। मैंने कहा भैया ये घरेलू झगड़ों में मुझे नहीं पड़ना है, अपना मामला आप सलटाइए ठीक है। पहले मैंने पूछा, मैंने कहा लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? तो वो कह रहा बाहर आके बताता हूँ। तो कह रही है कि ये कोई मेथड है क्या, तो बेईमानी है। मुझे वो दोस्त अपना याद आया, बट मुझे याद आया कि यहाँ मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा शी इज राइट, माफी मांग लो, काम बड़ा हो आगे अपना, ये सब बवाल हमको नहीं सुलझाना है। और मैं क्यों कारण बनूं? 4 बाहर आया, 2 8 बाहर आया, क्या बचा अंदर, 5 3 15, 2 9 30, 8√30, ऑप्शन हो गया ए, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बी आई सी 120 डिग्री है, ए बी 8 है, ए सी 5 है। आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा। ये मैं टूल से ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल, तो सीधा सीधा आएगा, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। अच्छा, अगर बी आई सी, जो कि आई अगर इन सेंटर है 120 है, तो आपको ये तो पता है ना कि 60 डिग्री होगा, यस और नो? तो आधा हो जाता है। आधा नहीं होता है, बल्कि 90 प्लस a/2 होता है, इसलिए 60 हो जाएगा, समझे कि नहीं। 90 प्लस a/2 होता है, तो अगर वो 120 है तो 30 एक्स्ट्रा, 30 दूना 60 हुआ, राइट। आधा वो सरकम सेंटर के केस में होता है। इन सेंटर का कॉन्सेप्ट है 90 प्लस a/2, तो a/2 30, तो इसलिए वो 60। ए बी की वैल्यू 8 है, ए सी की वैल्यू 5 है, ठीक। हमें एरिया निकालना है, तो ये बनेगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब ये 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10√3, 10√3, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। एक चित्र दिया है, इसमें पी ए तुम्हारा एक्स के बराबर है, आर सी तुम्हारा वाई के बराबर है, क्यू बी तुम्हारा जेड के बराबर है। कर बताओ कौन सा करेक्ट है। पी ए बी ये, क्यू बी सी ये, आर सी बी ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। तो लेट मी रीड्रॉ दिस। ठीक है,
कुल मिला के अगर 90 है, एक ही लाइन पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो दे ऑल विल बी व्हाट, पैरेलल लाइंस। अब जो सिद्ध करना है यहां पर, अच्छा आप मुझे बताओ कि ये वाहियात दिख रहा है ऑप्शन की नहीं? यस, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें एंगल 90 डिग्री मुझे दिख रहा है। आप बताओ 2y, y का तुम दुगना कर लो, उसकी ऊंचाई दुगनी कर दो, क्या वो x प्लस जेड के बराबर है? आपको कोई कतई नहीं है, ये सरासर गलत ऑप्शन है या नहीं है? हाँ, हाँ जी। खैर हम आगे इसको मेथड नहीं बना रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि मतलब एक ऑप्शन तो फर्जी है। नहीं नहीं, बी आंखों से लग रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सी और डी आंखों से ना लग रहा हो, समझे? प्रॉब्लम ये है, ए साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, बाकी तीनों में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज वी आर अनश्योर अबाउट सी एंड डी, और सी और डी को एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, इट्स नॉट दैट easily going to happen, right? हाँ जी। So what we have to do, we have to just simplify a bit. बट मैं आंसर लगवा दूंगा तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत कराए, ठीक है? बहुत मेहनत नहीं कराऊंगा। एक ऑप्शन तो और एलिमिनेट करें, कम से कम कर लें। कितने लोग करें एक ऑप्शन सर और एलिमिनेट कर लो? देखो एलिमिनेट ऐसे करेंगे एक ऑप्शन, y x और z के रेस्पेक्ट में, x और z के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो y x और z के लिए एक समान व्यवहार करना चाहिए y को, बिकॉज y की जो पोजीशन है बीच में कहीं है। नेचर ऑफ फॉर्मेशन क्या है आपको वो भी समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है y के रेस्पेक्ट में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, इट लुक्स लाइक इट शुड बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने x को y से गुणा किया तो आपने y से z को भी गुणा किया, y को x से किया तो y को z से भी किया, और प्लस का साइन है, बढ़िया। यहां x और z आपस में गुणा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि b भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, y इंटू 4 बराबर x प्लस जेड। ये ऑप्शन में गलत कराऊंगा, अभी ध्यान से देखना कैसे कराऊंगा। x में y का गुणा हुआ, ठीक, इधर x इंटू वाई, आप इधर माइनस वाई इंटू जेड करिए और ये तुरंत ही गलत हो गया। अगर y में पॉजिटिव x का गुणा हुआ है तो y में नेगेटिव z का गुणा नहीं हो सकता, अदरवाइज सिमेट्री नहीं है। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ी होगी सिमेट्री, एंड देयरफॉर दिस डी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है बी और सी। बी और सी को ऐसे मैं रिजेक्ट करवा नहीं सकता हूं ओरली, बिकॉज दोनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन द लॉजिक। तो यार हमें इसको ना सॉल्व भी करना पड़ेगा, अब मुझे माफ कर दो, ठीक है? बट हाँ, इन दोनों में से कुछ सही है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही कर लेते हैं, क्यों इतना मेहनत करनी है, परेशान होना है। चलो बताओ किस तरह से सवाल को किया जाए। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? सिमिलर ट्राइंगल का कुछ खेल है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बट सिमिलैरिटी का किस तरह से इस्तेमाल होना है ये थोड़ा सा तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या करें, मतलब हाउ टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे ये आपका जो y है, देखो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों को एक्सप्रेशन पता है और वो सही भी बोल रहे हैं। यहाँ पर जो 1/y की वैल्यू होती है ना, ये 1/x प्लस 1/y के बराबर होता है, 1/x प्लस 1/z के बराबर होता है, और उससे आपका आंसर सी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, ये ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। बट इसको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस एंगल को थीटा मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमने थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ये एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा कि नहीं? यस। यहां पर अगर मैंने इसको थीटा माना है तो मैं इसको 90 माइनस थीटा बोलूंगा। अब एक बहुत सिंपल सी कहानी है इस पर्टिकुलर सवाल में कि इस थीटा एंगल का इस्तेमाल करके किस तरीके से, क्योंकि हमें एंगल मिल गए तो क्या हमें ट्राइंगल्स सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर है। तो यहां 3 ट्राइंगल्स एक्चुअली सिमिलर है अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो। और वो 3 ट्राइंगल की सिमिलरिटी क्या है कि ये जो y और x का रेशियो है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं y रेशियो x इस तरीके से, तो ये y बटा x की जो वैल्यू है, अगर मैं इधर इसको थोड़ी देर के लिए q बोल दूं और इसको मैं लेट्स से p बोल देता हूं फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे लिखना चाहिए मुझे रादर कि ये वैल्यू bc बटा ab के बराबर है, bc बटा ab के बराबर है। y बटा x की वैल्यू bc बटा ab के बराबर है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस। देन अगर मैं दूसरी सिमिलरिटी अप्लाई करूं इन दोनों में, तो आप कहोगे y बटे z की जो वैल्यू है ये हमारा बराबर होगा ac बटा ab के। यस और नो?
AC बटा AB के बराबर होगा, है ना? यस, होगा या नहीं होगा? अब एक चीज तो बहुत क्लियर है हमें यहां पर कि AC और BC का टोटल ही AB के बराबर होता है। तो क्या मैं दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ दूं? क्या मैं दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ दूं? यस। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो एक जगह आपको मिलेगा y बटा z प्लस y बटा x बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर AB है तो AB जुड़ के एलसीएम लोगे तो AB ही रहेगा, और ऊपर आपका AC प्लस BC बन जाएगा, और AC प्लस BC भी AB के बराबर हो गया। तो क्या ये कट गया? 1 आ गया। यस। अगर 1 आया तो मैं यहाँ y कॉमन लेके उधर लेके चला जाता हूं, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, विच इज ऑप्शन सी। तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन इसको याद रखो यार, है ना, सो दैट क्यू ए बी थीटा कैसे, कौन है ये? के बी, मतलब थीटा भी क्यों बताएंगे क्या? तुम एंगल मान नहीं सकते क्या थीटा? तो क्या बात कर रहे हो यार, थीटा भी बताने की जरूरत है क्या किसी को? वो तो हम कह रहे हैं कि थीटा मान लो थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा, वो थीटा हो गया। भैया ये थीटा तो मानोगे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये इधर यहाँ 90 है तो थीटा हो गया। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थीटा कैसे, थीटा तो हमने माना है यार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थीटा मैंने एज्यूम किया है। और देखो ऐसे समझ लो, ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? यस। तुमने अगर इसको थीटा माना, देयर आर मेनी वेज टू अंडरस्टैंड दिस, तो ये थीटा होगा। यस, होगा कि नहीं होगा? तुमने ये थीटा माना, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सॉरी एक मिनट रुकना यार, एक मिनट, थीटा मैंने गलत लिखा है, ये लड़का सही बोल रहा है एक्चुअली। अगर उसका क्वेश्चन ये था कि मैंने यहाँ दोनों जगह थीटा कैसे लिखा, तो वो गलत मतलब सही बोल रहा है। अगर वो ये पूछ रहा था कि ये थीटा ये क्यों माना, तो वो गलत बोला था। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, बट हाँ ये थीटा मैंने गलत लिखा है। किंतु इससे आपके सवाल पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर है। आप ये थीटा बोलोगे, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा बना तो आपका ये क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल में एक 90 एक थीटा का एंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट? ट्राइंगल इज सिमिलर, सो दैट कंफ्यूजन शुड नॉट बी देयर, नथिंग चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दैट। बट हाँ ये थीटा अगर है, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भी ना मानो, तुम इसको अल्फा लिख लो सीधे, वो भी ठीक है। तो ये अल्फा अल्फा बन जाएंगे, तो इक्वल होंगे क्योंकि वो लाइंस पैरेलल है। ओके, लाइंस पैरेलल है। हाँ जी, क्या सभी कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऑलराइट, क्लियर है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कुल मिला के जो कहानी है वो ये है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, आगे आ जाओ। तीसरा सवाल, 30th क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ए, एक मिनट, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ए, if one of the perpendicular sides is B and the length of altitude from vertex to hypotenuse is, एरिया A है, one of the perpendicular side is B, तो एक साइड को आप B मान रहे हो, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द राइट वर्टेक्स टू द हाइपोटेनस, ये लेंथ चाहिए हमें। एरिया क्या दिया हुआ है? B। तो करना क्या है? देखो सबसे पहले आप कहोगे कि A इंटू बी किसके बराबर होता है? अगर मैं इस साइड को A मान दूं, A मतलब स्मॉल a मत मानो क्योंकि A को एरिया बोला गया है, बड़ा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आप X मान लो, इसको आप P बोल दो, काइंड ऑफ। इस साइड को मैं भी C बोल देता हूं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है, जो P की वैल्यू आपको चाहिए, वो P की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए? ओनली इन टर्म्स ऑफ एरिया A एंड साइड B, यही दो चीजें गिवन है और कुछ दिया नहीं है आपको, ठीक है? तो अब काम ये करना है आपको कि सबसे पहले तो आपको ये x जो वेरिएबल मैंने लिखा है ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ एरिया और b के टर्म्स में चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यही दो वैल्यूज अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। तो कैसे इसको करना है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एरिया है a, जो कि मुझे दिया हुआ है, वो हाफ इंटू सी इंटू पी के बराबर होगा। यस और नो? सी पी अभी ऐसे लिख दिया। दूसरा हम कह सकते हैं कि यही एरिया हमारा हाफ इंटू एक्स इंटू बी के बराबर भी है।
हम एक्चुअली में बोलते हैं कि जो p की वैल्यू है, अगर आपको ध्यान हो, एक रिलेशन भी होता है जो आपको शायद पता हो कि 1/p² जो होता है वो 1/x² प्लस 1/b² के बराबर होता है। ये पता ही होगा आपको, 1/x² प्लस 1/b² के इक्वल होता है, राइट? तो देयर आर सर्टेन रिलेशंस व्हिच यू नो, बट द क्वेश्चन इज, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू एलिमिनेट। अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो आई नो दैट एक इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है हमारे पास, जो पहली रिलेशन से निकल आएगा कि p की वैल्यू है हमारा b इंटू एक्स अपॉन c, which is this। तो बताओ जरा कैसे किया जाए इस सवाल को, मतलब हाउ डू वी सॉल्व दिस। p की वैल्यू जो bx/c है, हम x और c दोनों को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे करेंगे? जो अलाउड चीजें हैं हमारे पास वो सिर्फ b और कैपिटल A, राइट? बहुत सिंपल है। यहां से आपको x की वैल्यू मिल रही है, अगर इन दोनों को ध्यान से देखो आप, x निकल रहा है तुम्हारा, x की वैल्यू आपकी आ रही है 2a/b, और सिर्फ यही चाहिए तुमको एक्चुअली, क्योंकि अगर x तुम्हें a और b के टर्म्स में मिल गया तो c की वैल्यू क्या होती है, √(x² + b²। तो मुझे सिर्फ x ही चाहिए एक तरह से। अगर मुझे x मिल जाए तो मुझे x² + b² मिल गया, एंड देन bx/c निकल गया, तो x आ गया ना आपका 2a/b, रखो। तो ये ऊपर की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से bx की वैल्यू एक्चुअली 2a के बराबर हो गई, तो bx की वैल्यू मैंने रख दी 2a डिवाइडेड बाय ये जो √(x² + b² है, इसको लिखिए। तो यहां से मिला मुझे x² की वैल्यू, अगर मुझे लिखनी हो c की वैल्यू तो बनेगा 4a² + b², 4a² / b² प्लस 1 और प्लस b²। आंसर अब आ चुका है एक्चुअली। ये b² ऊपर जाएगा, 2ba बनाएगा, ये b⁴ प्लस 4a² हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? 2ab अपॉन b⁴ प्लस 4a², right? Now this is one way, but there is one more wonderful way which can give you the answer without doing anything, that is using physics। में एक चैप्टर होता था डायमेंशंस, पढ़े हो कभी? यूनिट्स, क्योंकि यहाँ सारी जो लेंथ और एरिया दिया हुआ है इनकी अपनी यूनिट है, तो हम यूनिट भी चेक कर सकते हैं। हमें जो निकालना है p, ये क्या है, इसकी लेंथ जो निकल के आएगी, लेट अस से मान लेते हैं कि सारी लेंथ को हमने मीटर में एक्सप्रेस किया है। अगर हम सारी लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मेरा आंसर p मीटर में आना चाहिए। अच्छा, कैपिटल A यानी एरिया मीटर² में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया है वो। तो अब देखो हर ऑप्शन में नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है m⁴ प्लस m⁴, क्योंकि a² जो एरिया है वो m⁴ है। तो डिनोमिनेटर की यूनिट है m⁴ का स्क्वायर रूट यानी m²। ये डिनोमिनेटर की यूनिट है, हर जगह यही डिनोमिनेटर है। यस, यूनिट के हिसाब से हर डिनोमिनेटर ऐसा ही है, जो हमें m² फाइनली देगा। अब ऊपर मुझे क्या चाहिए, ऊपर मुझे m³ चाहिए, तभी जाके कट के मीटर बचेगा। तो a × b मुझे m³ दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही आंसर होगा, हमें देखना पड़ेगा कि बाकी ना दे रहे हो। इसको बोलते हैं वाया नेगेटिवा प्रिंसिपल, दैट एलिमिनेशन, या ऑप्शन एलिमिनेशन है। अब a² b को जरा देखो क्या है, आपको m⁵ है तो b गलत हो गया। a मैच कर रहा है तो ये सही हो सकता है, अगर बाकी तीनों गलत हो जाए तो। ये m² × m², m⁴ गलत, m⁴ × m², गलत। तो आंसर क्या है? ए। मेरा दोस्त होता तो कहता ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है, हैं? कहता कि नहीं कहता? ये कहता कि ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है, ये तो पाप है। आगे बढ़े। So these are the things you can use whenever available। तो आप बहुत सारे कार्य से बच जाएंगे, जैसे यहां बच गए इस सवाल में। बस इतना लंबा सवाल भी नहीं है, अगर आपको पता है कैसे करना है तो लंबा नहीं है, अदरवाइज यस
ये सवाल टाइम वेस्ट कर सकता है अगर आपने पहली बार देखा तो। क्वेश्चन नंबर 31, पैराशूट आ गया। चलो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एबी एसी के बराबर है, 12 सेंटीमीटर, एंगल है 90 डिग्री। आर्क ऑफ रेडियस एबी को हमने ड्रॉ किया है, बीओसी एक सेमी सर्कल है जो हमने ड्रॉ किया है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड सेमी सर्कल। So what's happening here is this is equal to this isosceles triangle, and we have to figure out this area. How to get this area, by the way? कैसे मिलेगा ये एरिया? तो आप कहोगे एक सेमी सर्कल है जो जिसका रेडियस BC है। तो देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। सेमी सर्कल का जो एरिया बनेगा कितना होगा? आप कहोगे π/4, BC is the diameter, so BC/2 is the radius. So area of semicircle will be π/8 into BC square. Yes or no? Yes or no? कहो हाँ, ठीक है, बिकॉज वो BC, बट हमें यहाँ पर वैल्यूज की पता है, तो rather than writing BC हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई AB और AC अगर 12 है तो BC कितना होगा? 12√2 होगा। तो BC की वैल्यू आपकी 12√2 हो गई। हाँ जी, तो 12√2 होने से रेडियस कितना हो गया? 6√2 हो गया। तो आपने कहा ये वैल्यू 6√2 हो गई। तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको गौर से देखना। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं कि इसका जो वैल्यू हुआ ये हुआ π/2, जो सेमी सर्कल है उसका पहले एरिया लिख रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं π/2 इंटू r², जो कि 72, π/2 r², ये सेमी सर्कल का एरिया हुआ, यानी ये इतना एरिया हुआ। बट आपको पता है इतना एरिया नहीं लेना है मुझे, मुझे इसमें से ये जो आधी पत्ती है ना, इसका एरिया घटाना है। तो वो कैसे घटेगा? आपको उसको घटाने के लिए मुझे एक क्वार्टर सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा जिसका रेडियस 6 है। एबी को डायमीटर लिया ना हमने, आर्क ऑफ रेडियस एबी, सॉरी रेडियस एबी है, तो पाई इंटू 12²/4 ये उस क्वार्टर सर्कल का एरिया हुआ। पर आपने कहा ये क्या किया तुमने? हमें तो खाली पत्ती का एरिया घटाना है ना, ये थोड़े ना पूरा घटा देना है। तो आप कहोगे पत्ती का एरिया, आधी पत्ती का एरिया जो है वो कुछ इतना है, इसमें राइट एंगल, ये जो एरिया मैंने लिखा है ये उस पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया है। उस क्वार्टर सर्कल में अगर मैं एरिया घटा दूं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो आधी पत्ती का एरिया बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ, यस और नो? तो ये जो ब्रैकेट में मैंने एरिया लिखा है, ये एरिया उस आधी पत्ती का एरिया है, क्वार्टर सर्कल एबी रेडियस का माइनस राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका उत्तर निकालोगे तो तुम्हारा उत्तर आएगा। तो जरा उत्तर निकालो। 2 से काटा हमने तो ये आ गया 36, 144 को भी हमने काटा तो क्या आ गया? 36। तो ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया? 12/144/2 यानी 72। अच्छा, आप जरा एक बात बताओ कि क्या 72 इस राइट एंगल का ही एरिया है या नहीं? 72 तो यार इस राइट एंगल का ही एरिया आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ जी, आप कहोगे सर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शेडेड रीजन का एरिया हमेशा राइट एंगल के एरिया के बराबर होगा? बताया था मैंने कल बेटा, वो कुछ और था, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का। वो जो मैंने बताया था ना वो इधर था, ये ध्यान रखना, ऐसे था। उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी में फर्क है, फर्क समझना सीख लो। वहां 3 सर्कल ड्रॉ किए थे हमने, इसका, इसका और इसका। तो ऐसा ना करो कि कुछ भी याद रहे तुमको, कुछ भी याद रहने से नहीं होगा ना। बट मैं फिर से बात कर रहा हूं कि क्या यहां एरिया राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के हमेशा बराबर होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहली बात तो समझना, इस डायग्राम को बनाने के लिए ये जो सवाल है इसमें आपका राइट एंगल आइसोसेलेस होना पड़ेगा या नहीं? इस सवाल के लिए होना ही पड़ेगा।
वरना क्या होगा, जब आप ए बी को रेडियस मान के, ये क्वार्टर सर्कल बनेगा ही नहीं भाई, क्योंकि मुझे सी पे मिलाना भी तो है। तो ये सवाल बेसिकली है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लेके ही ये सवाल बनेगा। तो अब आपको करने के लिए ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है सवाल को, मैं आपको इस सवाल का प्रूफ देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसा हमेशा होगा। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी। आप कहोगे मान लिया मैंने इसको बोला कि ये हमारा हमेशा ए है, ए पे कर लेते हैं ना। अभी तो 12 पे तुमने किया, तुम्हें लग रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि संयोगवश ऐसा हो गया, तो मैंने कहा ए पे कर लो। अब आप ए बी को रेडियस मान के एक ऐसा क्वार्टर सर्कल बना लो और यहां पर आप एक सेमी सर्कल बना लो इस तरीके का। और अगर आपने सेमी सर्कल बनाया तो आपको इसका एरिया देखना है, यही तो करना है, हाँ या नहीं। अब मैं आपको एक बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा जहां पर कोई मैथमेटिक्स नहीं करने वाला हूं मैं। मुझे बस एक बात बता दो कि मेरे पास अगर एक सर्कल है, ध्यान से देखना, एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कि हमारा ए है। तो मेरे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस हमने कहा मान लेते हैं ए है। अच्छा, जब दूसरा सर्कल है जिसको हम बोल रहे हैं सेमी सर्कल, उसका रेडियस आप बता सकते हो कितना है? आप कहोगे उसका रेडियस छोटा है रिलेटिवली, है कि नहीं है? क्योंकि डायमीटर a√2 है तो रेडियस a/√2 है, यस और नो? तो मैं कहूंगा एक दूसरा सर्कल मैं एज्यूम करता हूं और उसका रेडियस हमारे पास a/√2 है, यस। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं कि a/2 रेडियस का जो सेमी सर्कल मेरे पास है, a/2 रेडियस का मेरे पास सेमी सर्कल है। तो पहले सर्कल को कंपेयर करो, इनके एरियाज में क्या रेशियो होगा। अगर आप इसका रेशियो 1, एरिया मान लो 1 है, इसका एरिया 1 है इस सर्कल का, इसका एरिया उसका दोगुना होगा या नहीं? यस, बिकॉज पाई ए स्क्वायर। और कैन यू सी दैट कि अगर रेडियस 1/√2 है तो मुझे पता है एरिया उसका दोगुना होगा। सिमिलैरिटी से भी देख सकते हो। अब तुम इसका आधा ले रहे हो और तुम इसका 1/4 ले रहे हो, यहां तुम क्वार्टर सर्कल ले रहे हो, एक क्वाड्रेंट ले रहे हो और इसका आधा ले रहे हो, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? 1/4 ऑफ 2, 1/4 2 का ले लो या 1 का आधा ले लो, दे हैव टू बी इक्वल। तो जब मैं इस खेल में कुछ ऐसा करूंगा कि मैं कहूंगा कि मुझे एक सेमी सर्कल का एरिया लिखना है ऐसे, इस सेमी सर्कल के एरिया में मैं एक क्वार्टर सर्कल का एरिया घटाऊंगा, बस उस क्वार्टर सर्कल में मुझे ये रीजन 1 का एरिया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया घटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सेमी सर्कल में से मुझे ये घटाना था लीफ, हाफ लीफ, तो मैंने क्वार्टर, ये जो क्वार्टर सर्कल है इसका एरिया घटाया। फिर मैंने कहा यार ये रीजन 1 तो मुझे घटाना, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्वार्टर सर्कल के एरिया -1 के बराबर है। अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, तो कट गया ना, तो बचा क्या, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। इसलिए ये हमेशा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये केस कब संभव है, जब आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ये रिजल्ट उसी तरह है जो पिछली क्लास में मैंने दिया था, लेकिन ये वही रिजल्ट नहीं है। वो डायग्राम अलग था, वहां 3 सर्कल्स आपने ड्रॉ किए थे और वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का केस नहीं था। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ, रिजल्ट जरूर एक जैसे दिख रहे हैं, बट ये दोनों चीजें सेम नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ रही है या नहीं? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा? ठीक है, चलो 32वां सवाल देखो। करेक्ट ट्राइंगल एबीसी में एबीबीसी ये बराबर नहीं है, मीडियंस जो है वो एक दूसरे को वो पॉइंट पर काटते हैं। तो बताओ एईओडीबी का एरिया क्या होगा? देखते हैं भाई ये क्या है। एईओडीबी, एबीबीसी ये बराबर नहीं है, ये हमारा ए है। ए ए ए ए ए ए ए बी सी, then I will go AD, AD, BE, BE, CF, CF यहाँ से चलाओ C से, F, CF। तो ये हो गया तुम्हारा AD, ये हो गया BE, ये हो गया CF। ये कहाँ काट रहे हैं? O पर, O पॉइंट पे काटा, यहाँ काटा। AEODB, AEODB, ठीक, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं नए रंग से ताकि आपको समझ में आए पूछ क्या रहा है।
AEOD तो वापस इनको ए लिखना चाहिए था। और क्या बोल रहे हैं, मतलब ए को वापस भी तो जाना पड़ेगा, वरना कैसे बनेगा, है ना। तो इसमें लास्ट में ए भी लगा लो ना, ठीक है चलेगा। एरिया बनेगा तो इनक्लोज दिखाई नहीं रहा है कि इनक्लोज एरिया क्या है, इनको एक शब्द लास्ट में ए फिर से लगा देना चाहिए ताकि मुझे पता चले ना कि ये इनक्लोज फिगर है। या तो ये बोलते हैं कि भाई जैसे शब्द बोलते हैं मान लिया क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पता होता है कि क्लोज फिगर बनाना है, या इनको लिखना चाहिए AEODBA वापस, वरना भटक जाएंगे ना किस रास्ते से हमको लौटना है, हमको पता ही नहीं। तो खैर अब आपको पता है ना, अगर ये 1 1 है तो 4 पोर्शन अंदर आ गए, ये सारे 6 इक्वल एरियाज बनते हैं। तो आप कहोगे इसका एरिया ट्राइंगल का 2/3 है, क्योंकि 4 अंदर है, टोटल 6 है, तो 2/3 ABC बोलेंगे। तीसरा ए ऑप्शन। So area bounded by AEODBA बोलना चाहिए इनको, then it will be simply 4 portion out of 6, 2/3। ठीक है। 33वां सवाल, हमें दिया एक त्रिभुज ABC, ये दिया कि AD और BE एक दूसरे को P पर काटेंगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि D और E पॉइंट कहां पर है, बोला ही नहीं, बोलना चाहिए ना, वैसे ज्योमेट्री का सवाल है, इट हैज नथिंग टू डू विद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब या तो एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, है, तो इसको हम क्लासिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोल सकते हैं। बट लेट मी लुक एट द क्वेश्चन। हाँ एमपीजी से ही लगेगा। द ओनली पॉइंट और प्रॉब्लम इज इन्होंने डी और ई को डिफाइन नहीं किया है, जो कि इनको करना चाहिए था। खैर डी और ई हम जानते हैं जब नहीं डिफाइन करेंगे तो हमें मानना यही पड़ेगा, तो डी यहाँ मान लो, और बीई में ई आपका यहाँ, इनको बोलना चाहिए कि डी और ई बीसी और सीए पर हैं, ये ऐसे हवा में बातें नहीं होती ना। ये पॉइंट आपका हो गया पी, ये पॉइंट हो गया पी। बीपी और पी का रेशियो 4:1 है, एपी और पीडी का रेशियो 5:2 है, एई और ईसी का रेशियो हमें निकालना है। चलो एमपीजी का रिवीजन कर लो यार, सवाल लगाओ, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। मास पॉइंट ज्योमेट्री लगेगा इसमें, तो उसी का एक तरह से रिवीजन कर लो। तो आप ये कहोगे कि भाई अगर ये 4:1 है तो इसका टोटल 5 है, 5 और 2 का टोटल क्या है, 7 है। तो ये 5 और 7 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, अगर मैं एलसीएम बोलूं 5 और 7 का कितना होगा, तो आपको 35 होगा। तो यहाँ 35 से शुरुआत करो, राइट। 35 से शुरुआत करेंगे, अगर ये 4:1 है तो ये 28 और 7 दिखा रहा है, तो 7 यहाँ रखोगे, 28 यहाँ रखोगे, ये बात समझ में आ रही है ना, तभी तो ये उल्टा 4:1 बनेगा। 28 7 35 हो गया टोटल। यहाँ जो 5:2 है, 7 यूनिट 35 होगा तो 1 यूनिट 2 होगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 10 आएगा, और 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगा, 25। अब यहाँ अगर 25 है 7 है तो ये 18 होगा, तब ये 18 7 25 बनेगा, और 10 35 हो गया, और यहाँ देखो 10 और 18 का सम 28 हो गया। तो सारी बातें बन गई ना आपकी। पूछा क्या है, एई और ईसी का रेशियो, तो ये 10 और 18 अगर है तो एई और ईसी का रेशियो क्या बनेगा, 18:10। एई का ईसी से रेशियो हो गया 18/10 उल्टा करके, यानी 9/5। ये आपको ज्योमेट्री में, मास पॉइंट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी का एप्लीकेशन है सवाल में, डी ऑप्शन। 34वां सवाल देखिए जरा, एरिया बताना है बीसीडी का क्या होगा, बीसीडी अगर ए बी क्यू पी क्यू बी के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 90 है, और हमें किसका एरिया निकालना है, बीसीडी का। ये सीडी में डी पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो दैट इज वन इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। वो लाइन परपेंडिकुलर नहीं दी हुई है, ये बोला गया कि भाई डी तुम्हारा मिड पॉइंट है, उसका इस्तेमाल करके तुमको जो करना है कर लो, कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको ध्यान हो तो सीबीक्यू ट्राइंगल जो है, इसेंशियली सीबीक्यू ट्राइंगल को देखो, सीबीक्यू ट्राइंगल में सीडी तुम्हारा मीडियन बन जाएगा, बनेगा। तो अगर तुम किसी तरह से सीबीक्यू का एरिया निकाल ले जाओ, किसी भी तरह से, अगर आप सीबीक्यू का एरिया निकाल ले जाएंगे
तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मीडियन है तो उसका आधा एरिया ही हमसे पूछा जा रहा है। तो पूरा फोकस है सीबी क्यू का एरिया कैसे निकाला जाए, इज द फोकस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, एक बात मैं फिर से आप सभी से पूछूंगा कि एबी क्यू ट्राइंगल और पीबी क्यू ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। वो तो उसी लॉजिक से सिमिलरिटी यहां बन जाएगी, उन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी बन जाएगी। खैर वो ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका एरिया हम निकाल ही सकते हैं, बेस दोनों का 100 है, तो वैल्यू तो हमारी उस तरह से निकल जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि ये सवाल इसके आगे कैसे हल होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सी डी की जो लेंथ है, डी पॉइंट आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, हाउ डू वी गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज हमें एरिया चाहिए सीबी क्यू का, विच इज रियली नाइस। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खैर छोड़ो, कहाँ इतना दिमाग लगाओगे तुम। मुझे ये बताओ, एक मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं ए बी सी और सी पी क्यू सी, क्या सिमिलर है? क्या सिमिलर है? यस, क्योंकि ये सी वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो देयर इज अ सिमिलरिटी। ये क्लियर है सभी को कि नहीं? इनका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 1:4 है। एरिया रेशियो क्या है फिर? 1:16 है। सो अगर मैं इसका एरिया लिख दूं ए, तो इसका एरिया क्या है? 16 टाइम्स ए, यस और नो? हाँ या नहीं? मैं आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करवा रहा हूं और कुछ नहीं। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तुम कुछ सोचो, बट तुम सोच ही नहीं रहो। ठीक है, तो हमने कहा टाइम पास करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, खैर परेशान मत हो। अच्छा एक बात बताओ, और अगर मैं यहां पर लिखूं ए प्लस जो सीबी क्यू का एरिया है, मान लेते हैं ए वन है, तो ए प्लस ए वन एक एरिया हो गया, दूसरा एरिया आपका हो गया 16 ए प्लस ए वन। क्या इन दोनों का एरिया रेशियो भी 1/16 है? क्या ए बी क्यू पी क्यू भी सिमिलर है? यस, तो क्या ये रिलेशन भी ट्रू होल्ड करेगा? आप कहोगे यस। तेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 16 ए प्लस 16 ए वन बराबर 16 ए प्लस ए वन। ये तो बात बनी नहीं। ए प्लस ए वन और 16 ए प्लस ए वन जो उसका टोटल एरिया है, जब आप इस रिलेशनशिप को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां कुछ तो घोटाला हो गया, मतलब देयर इज अ मिसमैच, कंप्लीट मिसमैच। 1/16 कैसे भैया? एरिया रेशियो लिख रहा हूं ना मैं दो ट्राइंगल का, ए बी क्यू और पी क्यू बी। मैं कह रहा हूं अगर मैं लिखूं ए प्लस ए वन एरिया मैंने माना है सीबी क्यू का, ए वन एरिया मैंने माना है सी बी क्यू का। फिर से ध्यान से देखना, एक बटा चार कैसे होगा? भुजा का रेशियो थोड़ा ना लिखना है हमको। एरिया रेशियो क्या होता है बताओ? एरिया रेशियो तो स्क्वायर होता है ना, तो वो तो सही लिखा है हमने, बट यहां मामला मैच क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो लफड़ा आपको नजर आया? क्यों नहीं मैच किया? आपने जो पहला रिलेशन लिखा, ए में ए वन एड करने पे 1/16 नहीं होगा। ए एरिया सिर्फ सी ए बी का मैंने माना है, इसका एरिया मैंने ए माना है, इसका एरिया मैंने बोला कि भाई अगर ये ए होगा, भुजा 4 गुना होगी तो ये 16 ए होगा। इसमें क्या गलत बोला है मैंने? इसमें तो कुछ गलत नहीं बोला कि ये ए होगा तो उसका एरिया 16 ए होगा। अब जो सीबी क्यू दोनों में कॉमन एरिया है, उस एरिया को मैं बोल रहा हूं मान लेते हैं ए वन है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ए बी क्यू का एरिया तो ए प्लस ए वन हो गया, और जो पी क्यू बी का एरिया है वो 16 ए प्लस ए वन हो गया। और इन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया रेशियो होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल अगेन सिमिलर हैं, both triangle are similar, so that should again be 1:16. What is the inconsistency in this question?
क्या इनकंसिस्टेंसी है, राइट। पहले तो इस इनकंसिस्टेंसी को पता करने का काम मैं तुमको देता हूं, एक बार कोशिश करना। 1:, अरे साधना जी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। 1:1 क्या होता है? मैं कह रहा हूं आप इक्वेशन में रेशियो के हिसाब से इनकंसिस्टेंसी मत ढूंढो, ज्योमेट्री के हिसाब से ढूंढो। ज्योमेट्री के हिसाब से आपको इनकंसिस्टेंसी ढूंढनी है। यहां पर क्या गलत लिखा हुआ है, राइट। चलो यार मैं आता हूं इस पॉइंट पे। इस सवाल में सब करना ही नहीं रहता। पुरानी जो नॉलेज है उसका क्यों नहीं यूज कर रहे हो यार? यहां से परपेंडिकुलर डालो। ये केस पता है कि नहीं तुमको? अरे भैया ये परपेंडिकुलर डाल के तुम्हें ये चीज पता है ना, परपेंडिकुलर डालने से इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, बात खत्म हो गई। जो पिछली चीज पढ़े उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो मैंने इसको जैसे परपेंडिकुलर डाला, मैं कहूंगा इसकी जो लंबाई है लेट से h मान लेते हैं, तो 1/h की वैल्यू क्या बनेगी? 1/10 प्लस 1/40 बनेगा कि नहीं बनेगा? कितनी वैल्यू आई आपकी h की? 40/5 यानी 8 आ गया ना। तो इसका एरिया कितना हो गया CBQ का? CBQ का एरिया हो गया, बेस है 100, 400 हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे 400 होगा। तो जो पूछ रहा है तुमसे ये BCD का एरिया, वो इसका आधा हो गया 200। हुआ कि नहीं हुआ? यस, लो आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यहां पर तुम्हें क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो ये जो मैंने लिखा था दिस इज इनकरेक्ट इक्वेशन, राइट। यहां पर आपको क्या करना है, जो कि करना नहीं है एक्चुअली, सवाल तो ऐसे ही करना है जो मैंने यहां लिखा पिछली इक्वेशन का यूज करके परपेंडिकुलर डाल के। बट आपको इसको ऐसे करना है कि a+a1 एक पूरा राइट एंगल बनेगा जिसका एरिया है 1000/2, 10 × 100/2 यानी 500 बनेगा, राइट। दूसरा, आपकी जो वैल्यू है यहां पर, जो मैं लिखूंगा यहां पर AB+a, यानी मैं कह रहा हूं 16a+a a1, उसकी वैल्यू आपकी क्या बनेगी? उसकी वैल्यू बनेगी 2000। अब आप देख सकते हो ये एरिया 4 ही गुना हुआ, और 4 ही गुना क्यों हुआ इसका कारण बताता हूं मैं। ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, सेम टू पैरेलल लाइंस के बीच में बने कि नहीं बने, आप बताओ। यस और नो? दे आर मेड बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस, height will be same, the bases are 10 and 40, so area ratio will be 1:4 here, and therefore जो a+a1/16 आप लिख रहे थे, that is 1/4, not 1/16। ये फंडामेंटल एरर कई बार कमिट हो जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस सवाल के थ्रू मैंने ये भी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है कि यू हैव टू बी केयरफुल सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलो हाँ या नहीं। ऑलराइट, लेकिन मैं फिर से एक सवाल पूछने जा रहा हूं जिस पे किसी की नजर अभी तक गई नहीं है। वो नजर ये है कि हाउ दिस कैन वायलेट प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। हाँ BCD 200 ही होगा, ये 500 क्यों लगाया मैंने? यहां 200 निकाला हुआ है पहले ही मैंने, तो छोड़ दो 500। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि हाउ दिस कैन वायलेट प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, कि साइड रेशियो का स्क्वायर ही तो एरिया रेशियो होता है, बेस सेम है इसलिए। तो सिमिलर ट्रायंगल में तो यही रूल होता है भाई। सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या होता है? मैं आपको यहां एक बात बोलने जा रहा हूं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। इस फैक्ट को जरा चेक करो। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, आप पूरी बात समझो। एक ट्रायंगल तुमने ये लिया, ध्यान से देखना मेरे को, मेरी बात को।
एक ट्रायंगल तुमने ये लिया, इसके सिमिलर ट्रायंगल कब बनेगा? जब आप कहोगे कि मेरा जब बेस का 4 गुना हमने किया, अगर मैंने बेस का 4 गुना कर दिया तो ये हाइट भी 4 गुना हो जाती है ना, तभी तो सिमिलरिटी होल्ड करती है। अगर आपने बेस को 4 गुना किया लेकिन हाइट बराबर है तो वो सिमिलर कैसे है? हाइट भी 4 गुना होनी चाहिए थी, एरिया तो 16 गुना बनेगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये उठा कि ये सिमिलर है क्या वाकई में? एबी क्यू और पीबी क्यू ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं? तो एक छोटा सा धोखा जो आपके साथ हुआ है आज, जो तुम पकड़ नहीं पाए, इस बात को एक लेसन की तरह लेके जाना कि आप कितना भी सोचते हो कि आप बड़े समझदार हो, आप हो मूर्ख ही, और ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम मूर्ख हो, सो दैट यू रिमेन अवेयर। मैंने तुम्हारे सामने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी क्यू और पी क्यू भी सिमिलर हैं क्योंकि ये सिमिलर जैसे लग रहे हैं, और तुमने मेरी बात को बड़ी खुशी खुशी मान लिया। एक बच्चे ने थोड़ा सवाल उठाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने सवाल क्या सोच के उठाया था। क्या वाकई में वो क्वेश्चन कर रहा था कि ये सिमिलर नहीं है, या फिर वो सिर्फ थीटा के बारे में पूछ रहा है? आई एम नॉट श्योर व्हाट ही वाज आस्किंग। ही मे बी आस्किंग द राइट क्वेश्चन, बट वो मेरे खेल में खलल डाल रहा था, तो उसको चुप कराना जरूरी था। मैं उसकी बात को बहुत तवज्जो नहीं दे सकता था कि तुम क्या एग्जैक्टली पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे खेल में खलल आता। तो आई टू राइट हिम ऑफ। इफ ही वाज आस्किंग द राइट क्वेश्चन देन आई एम सॉरी टू हिम कि उसको जलालत झेलनी पड़ी फालतू में, जबकि वो सही था। ठीक है। अच्छा, अब कितने लोगों को दिख रहा है कि भैया ये सिमिलर नहीं है? अब मैं आता हूं, राइट? रुको, देखो, जब मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा है, और ध्यान से देखना ये सिमिलरिटी क्यों नहीं है। अगर आपने बोला कि ये एंगल अल्फा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इसको अल्फा बोल दिया, ठीक है, इस एंगल को आप थीटा बोल दो फॉर एग्जांपल, लेट्स से दो डिफरेंट एंगल्स मान रहा हूं मैं, ये आपका 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ये आपका 90 है, ये अगर थीटा है तो ये क्या है? ये 90 माइनस थीटा है। लिखिए जरा, अभी आपको दिखेगा कि सिमिलर नहीं है, साफ साफ दिखेगा। ये अगर अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है। तो बहुत गौर से देखना, ए बी क्यू ट्राइंगल में थीटा 90 माइनस थीटा और 90 है। इस ट्राइंगल में अल्फा 90 माइनस अल्फा और 90 है। अल्फा और थीटा सेम नहीं है। अल्फा एंड थीटा आर नॉट सेम, सो दे आर नॉट सिमिलर। समझे कि नहीं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये आमने सामने के ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये पूरे पूरे ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं, दे आर नॉट सिमिलर। इस बात को आप गौर से समझिए, इस बात को, ठीक है? अब मैं आपको वापस लेके जाता हूं। क्योंकि हमने इसके बेसिस पे एक डेरिवेशन किया है, तो जो घोटाला तुमने किया है, अब डेरिवेशन क्यों सही हुआ इसका कारण बताता हूं मैं आपको। डेरिवेशन में इन एंगल्स का एक्चुअल में कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिए डेरिवेशन को। डेरिवेशन में हमने एक लाइन जो परपेंडिकुलर डाली है, तो हम इसी ट्राइंगल में हैं, पी ए बी में हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि ये बी आर सी ट्राइंगल बीपी ए के सिमिलर है। ये बात सही है, क्योंकि हमने यहां परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है विद इन द सेम ट्राइंगल, अगर ये आपने 90 डिग्री पे डाला है तो ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हैं आपस में। तो ये जो दो रिजल्ट आपने लिखे हैं, ये दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल के भीतर जो सिमिलरिटी है उससे लिखे हैं हमने। फिर इन दोनों को मैंने रिलेट कैसे किया है? इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा है। ये रिजल्ट पी ए बी और ए बी क्यू के सिमिलर होने से नहीं आया है। ये दो अलग अलग रिजल्ट लिखे गए एंड देन एक तरह से दो इक्वेशंस उनको हमने जोड़ दिया। देयरफॉर दिस प्रूफ इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि इस प्रूफ में उस सिमिलरिटी का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम गलत बात को कितनी आसानी से समझ गए थे। इंपॉर्टेंट ये है। वो आंखों से पर्दा तुम्हारे अब हट गया है। आशा करता हूं कि दो चीजें अगर सिमिलर दिख रही हैं तो कोई गारंटी नहीं कि वो सिमिलर हो। दो राइट एंगल ट्राइंगल तुम बोल दे सिमिलर है, ऐसा थोड़ा ना होता है। सिमिलर से दिख रहे हैं
थोड़ा इमेज ऐसी है कि इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये इल्यूजन ऑफ सिमिलैरिटी से बच के रहना, ठीक है, समझे कि नहीं? ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज बी रियली रियली केयरफुल। एक लड़के ने अपनी राइटिंग शेयर करी, यार देखते हैं क्या है राइटिंग में। अरे इतनी अच्छी राइटिंग है आपकी यार, बढ़िया तो है, इसमें क्या खराब राइटिंग है? तारीफ करवाना चाहते हो अपनी? ये अच्छी राइटिंग है भैया, इसको खराब कौन बोलेगा? कितना सुंदर लिखा तुमने, सब पढ़ने में आ रहा है और सुंदर भी लग रहा है, गुड राइटिंग। हाँ जी, ऑल राइट, बताइए अपने जीवन के प्रश्नों को पूछ लीजिए। तो पिछला जो सवाल है ये जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है कि आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, यू नो, कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? जहर। यस, जहर रूपी ही है वो, सबसे वाहियात प्रोडक्ट है, किसी काम का नहीं है, आपके शरीर को खराब करने के अलावा कभी कुछ नहीं करता है, और उसका भी प्रमोशन करते हैं बड़े बड़े लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दैट आपके अंदर ये बिलीफ आए कि आपके लिए बहुत अच्छा है, पियो। लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक भर भर के, हम भी पीते थे जब हमको पता नहीं था, राइट? भाई प्यास बुझानी पानी से अच्छा कुछ नहीं है, बाकी कोई कुछ भी कहते हैं। हाँ जी, but if you look at the impact, and yes, once in a while if you drink it, it is not going to kill you for sure. Once in a while it's not bad, not bad in the sense that it cannot, you know, impact you much. For example, जैसे लेटर से आप साल में मान लेते हैं 2000 कैलोरी रोज खाते हो लगभग ऑन एन एवरेज, तो एक साल में यू विल एंड अप कंज्यूमिंग अराउंड 8 लाख कैलोरीज ऑन एन एवरेज। अब एक दिन अगर तुमने 5000 कैलोरी भी खा ली किसी पर्टिकुलर डे, तो यू कैन से योर एवरेज इज नॉट इंपैक्टेड मच। तो एक दिन 5000 कैलोरी खाने से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता है कभी भी, समझे कि नहीं? तो वंस इन ए वाइल अगर आप ओवर ईट भी कर रहे हो वंस इन ए वाइल, देन यू कैन नॉट इंक्रीज योर वेट बिकॉज ऑफ दैट, कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपके वेट में आएगा। कंसिडरिंग कि 8 लाख कैलोरी खाने से आपका वेट कांस्टेंट है, सो अगर आपने किसी दिन प्लस 3000 का डिविएशन क्रिएट भी कर लिया, तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इंपैक्ट ऑन योर वेट। बट इफ यू मेक दैट हैबिट कि रोज 5000 कैलोरी खाओगे, then yes, your weight will go up. Similarly, having cold drink once in a while just for fun कि चलो ठीक है देखते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब मन किया पी लिया, ठीक है, but consuming it thinking it is not harming you is wrong, and that is the problem, that is the problem, ठीक है? क्योंकि because of so much marketing, you know, people believe that this product is so good, so it's like convincing you to take something which is not good in the long run is the wrong thing. कोई कोई इतना खाता है मोटा नहीं होता है, कारण I think human body is very complex. Let's say that it's very complex. We cannot simplify it like that. कि ये बात सही है कि कुछ लोग हैं जो बहुत खाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि उनका वेट नहीं बढ़ता है। उसमें से हमारा एक दोस्त भी है, वो तो हर साल कसम खाता था कि अगले साल हम अपना वेट 5 किलो बढ़ा लेंगे। हम लोग खूब मजाक उड़ाते थे उसका, एंड वो खूब खाता था, कभी वेट नहीं बढ़ा उसका। तो देयर आर सम पीपल लाइक दैट, बट इन जनरल if you eat more calorie than and burn less, so you will increase your weight for sure, ठीक है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, देयर आर एक्सेप्शंस, ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शंस, बट एक टेंटेटिव आइडिया अगर लगाएं तो ऐसा होता है। चिप्स, चिप्स देखो, अगेन मैंने बोला चिप्स वगैरह ऐसा, देखो किसी भी चीज को अगर आपके वो जो इवेंट्स हैं दे आर इनफ्रीक्वेंट, देखो अगर आपको ये चीज पता है कि ये चीज रेगुलर खाने से मुझे नुकसान होगा, then definitely you will be careful, so you will not take it daily. Like ice cream is a product, I'm not saying you should never eat ice cream, okay, it's fun, you know, मुझे भी अच्छा लगता है, but you should not eat ice cream every day. ये बहुत महत्वपूर्ण है। But when things are marketed, do they say don't eat ice cream every day? No. जब मार्केटिंग होगी तो उसमें तो इट्स लाइक कि उसमें हार्म की तो बात ही नहीं की जाती है ना, कि आपको कोई नुकसान होगा।
तो वो इंपॉर्टेंट है कि बी अवेयर। आई एम नॉट सेइंग कि चिप्स कब, मैंने कभी चिप्स नहीं खाता हूं, मैं खाता हूं चिप्स, ऐसा नहीं है, बट रोज नहीं खाता हूं। यस। तो आपको ये समझना है कि मतलब कोई चीज है कंटिन्यूअस करने से हार्म ज्यादा होता है। अगर कुछ कुछ लेट से आपने पूरी गर्मी में अगर 3-4 आप ना पियो तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ना पियो, बट अगर आपने 3-4 कोल्ड ड्रिंक पूरी गर्मी में समर्स में पी ली, 3-4 पूरे गर्मी में, तो ठीक है ना, ऐसा कुछ आपकी बॉडी में दिक्कत नहीं होगी। बट अदरवाइज उस प्रोडक्ट का कोई फायदा तो नहीं है, मतलब वो आपके लिए जरूरी चीज नहीं है। ठीक है कि वो कोई जरूरी चीज है, या इफ यू लीव इट देन कोई दिक्कत नहीं है उससे। जी। पहले तो मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था यार, तो पता नहीं था ये सब, दुनियादारी मालूम नहीं थी, हमें नहीं पता था कि इसको पीने से कोई नुकसान भी होता होगा। आए धड़ाधड़ कोल्ड ड्रिंक, जब देखो तब कोल्ड ड्रिंक। जब समझ गए थोड़ा, तो अपने आप ही चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, या कहीं गया किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दिया तो मैंने कहा ओ भाई नहीं बिल्कुल नहीं। वो नहीं है कि कभी नहीं वाला खेल है, कभी कभी। ठीक है, चलो कल 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू।